दोस्तों, नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज हम जिस तरह से चर्चा करने जा रहे हैं, पहले हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, झारखंड में चुनाव, राजनीति में उठापटक, तमाम तरह की सूचनाएं आपके पास टीवी के जरिए पहुंचती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको पहुंचाता है, लेकिन बहुत सी जानकारियां आप तक नहीं पहुंचती हैं। अब वो हम चाहते हैं कि आप तक पहुंचे। जबलपुर में कादम्बरी और व्यंगम की तरफ से एक बड़ा महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें कि देश के जाने माने व्यंग्यकार यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और वे अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ हैं रामकिशोर उपाध्याय जी, जो कि एक जाने माने व्यंग्यकार भी हैं, साहित्यकार हैं, कवि भी हैं। जैसा मुझे जानकारी मिलती गई है, क्या है, किसी आदमी को पन्ने दर पन्ने जब खोल के पढ़ा जाता है, तब कहीं पता चलता है कि दुनिया में कोई क्या कर रहा है, कोई क्या लिख रहा है। किसी के चेहरे पर कुछ नहीं होता और ना कोई मुखौटा लगा के अपने तरीके से घूमता है। ये एक साहित्य का क्षेत्र है जो कि बहुत बड़ा विस्तृत एक इसकी ज़मीन है, जहाँ पर लिखा जाता है और ऐसा कुछ लिखा जाता है कि सदियां याद करती हैं। उपाध्याय जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और जबलपुर में ये वैसे भी हरिशंकर परसाई की एक कर्म भूमि है। परसाई ने यहाँ पर बहुत से व्यंग्य लिखे हैं और व्यंग्य के ही क्षेत्र में आप लोग चर्चा करने आए। तो व्यंग्य के बारे में हम जानना चाहेंगे कि व्यंग्य की वर्तमान में स्थितियां क्या हैं और किस तरीके से व्यंग्य लिखा जा रहा है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस किंचन का साक्षात्कार करने के लिए और व्यंग्य के बारे में जानकारी मुझसे चाही। मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक व्यंग्य की आज की स्थिति है कि व्यंग्य क्या है? व्यंग्य हमेशा जो है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विद्रूपताओं की एक साहित्यिक अभिव्यक्ति है। जो चुटीली भाषा में या तीखी भाषा में बात कही जाती है ताकि पाठक तक वो बात पहुंच सके और वो जो उसके अंदर जो पैनापन है या जो उसकी धार है वो पाठक को सोचने पर विवश करे कि वो समाज में हो क्या रहा है। किसी भी व्यंग्यकार या किसी भी साहित्यकार की ये जिम्मेदारी भी नहीं है और ना ही वो इस कार्य को करता है कि वो कोई सामाजिक परिवर्तन ला सके, लेकिन वो सामाजिक परिवर्तन करने में अपनी एक भूमिका निभा सकता है, वो एक उत्प्रेरक का काम करता है। और आज के समय जबकि हम चारों तरफ जो आज का वातावरण है, उसमें व्यंग्य की जो स्थिति है, वो वैसे तो कहने को तो यही हमेशा कहा जा सकता है कि पहले वाला समय अच्छा था, आज बुरा है। हो सकता है 20 साल बाद या 10 साल बाद कहें कि आज का समय खराब है। तो व्यंग्य जो है ना, व्यंग्य की और अन्य विधाओं से ज़्यादा ज़िम्मेदारी इसलिए अधिक हो जाती है, क्योंकि वो विसंगतियों पर सीधी-सीधी चोट करता है। बाकी जो साहित्य में जो भी बातें कही जाती हैं, वो प्रतीकों के माध्यम से या वो उतनी मृदुलता के साथ कही जाती हैं कि कई बार वो पाठक के उसको उस रूप में ग्रहण नहीं करता जिस रूप में वो ग्रहण करना चाहिए, ताकि वो समाज की बदलती हुई परिस्थितियों को और वो समझ सके और उन पर वो चिंतन कर सके कि वास्तव में हो क्या रहा है। तो आज भी व्यंग्य मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो व्यंग्यकार को लिखना चाहिए, जिन विद्रूपताओं पर, जिन विसंगतियों पर उसको अपनी कलम चलानी चाहिए, आज वो उतनी प्रखरता के साथ वो नहीं, पैनापन नहीं है। वो पैनापन नहीं है, वो धार नहीं है कि जिससे वो अ, याद भी रखा जा सके। जैसे परसाई जी ने कहा, "बॉस तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?" वो एक सेंटेंस, एक वाक्य ऐसा है कि उससे बहुत बड़ी बात उसने कही कि बॉस तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? या परसाई जी ने जैसे कहा कि अ, जिसकी युवा पीढ़ियाँ काम करने के बजाय सिनेमा घर में जाकर के पिक्चर देखने बैठ जाएँ, उस पीढ़ी से आप क्या उम्मीद कर सकते उपाध्याय जी, चर्चा बहुत लंबी है और बहुत कुछ कहा जा सकता हैं? है। हाँ, आपने समय की बात कही कि समय, जो आपने बात कही उस पे मैं बताऊं कि यहीं इसी धरती से ओशो, जी, जी। रजनीश जी, का जी। भी एक अभ्युदय हुआ। वह यहाँ मॉलसी के वृक्ष के नीचे उनको बोध प्राप्त हुआ था। उन्होंने भी एक बात कही थी कि समय सदैव वैसा ही रहता है हाँ, जैसा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सतयुग में बहुत कुछ अच्छा था। अगर हाँ, सतयुग ठीक था तो इतने सारे राक्षस कहाँ से थे, या द्वापर ठीक था तो द्वापर में कंस क्यों था। तो ये जो काल है वो अपने तरह से है और अपने तरह की विषमताओं विसंगतियों को लेके चलते हैं। बहुत अच्छी बात की और मुझे रजनीश याद आ गए, इसलिए मैंने इस चर्चा को थोड़ी सा उस जगह मोड़ने की कोशिश भी की।
एक बात आती है कि आजकल जिस तरीके से बहुत चुटकुले और व्यंग को लोग समझने में फर्क करते हैं, नहीं समझ पाते हैं, चुटकुलों ही को व्यंग समझ लेते हैं, लतीफे जो हैं। जी, जी, जी। ये एक्चुअली समय का, ये इस वर्तमान का दुर्भाग्य है कि या तो हमारे पास उस तरह के पाठक नहीं हैं, या हम उस तरह की हमारी अध्ययनशीलता नहीं है कि जो हम, और आज की तारीख में सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जो है ना व्यंग को ही मनोरंजन का साधन समझ रहे हैं। इसीलिए वो चुटकुलों में शायद आनंदित लेते हैं, लेकिन वो व्यंग के मर्म को नहीं समझते। चुटकुलों में बात कही जाती है तो वो थोड़ी देर आपको हँसा तो सकती है, लेकिन जो व्यंग जो अंत में जाके या हास्य जो करुणा में जाके परिणित होता है, वो उस बात को ग्रहण नहीं करता है। अभी यहाँ पर विवेचना का 30वां राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव चल रहा है। उसमें इरशाद खान सिकंदर का लिखा हुआ नाटक ठेके पर मुशायरा, हास्य व्यंग का बहुत हुँ, अच्छा नाटक था, करुणा। और उसमें एक कभी उर्दू अदब हुँ, की जो रवायतों में गिरावट आ रही है उसको लेके उनने लिखा है, और उसी को वंचित किया गया था। उसमें भी ये बात आई थी कि नाटक में जिस तरीके से संवाद हो रहे थे, जिस तरीके से बातें हो रही थी, उसमें कई बात मेरी भी उनसे चर्चा हुई। तो हमने कहा फूहड़पन और संवाद में सीधी चोट करने वाली बात जो होती है, हास्य नहीं होता है, नहीं वो फ़ोड़ पा लेकिन वो पहुंच करता है, और उसमें एक करुणा जो है वो केंद्रीय भाव। बिंदु होता है जहां पर आके आप अपनी बात कह सकें। आपने भी वही बात कही। उपाध्याय जी, आने वाले समय में व्यंग की दिशा क्या हो सकती देखिए, व्यंग की दिशा जो है और दशा, जहाँ तक बात है, व्यंग व्यंग जो वर्तमान में जो व्यंग लिख रहे हैं, ये उनके उन पर ही बहुत निर्भर करता है। यदि आप व्यंग उन बातों पर लिखेंगे कि पति-पत्नी के संबंधों पर आप व्यंग लिखेंगे और स्त्री-पुरुष के संबंधों पर व्यंग लिखेंगे, और आप उस मज़दूर की व्यथा के बारे में कोई व्यंग नहीं लिखेंगे, या उसकी पीड़ा के ऊपर कोई व्यंग नहीं लिखेंगे, तो व्यंग की क्या गति होने वाली है, ये आप समझ सकते हैं। तो ये व्यंग्यकारों को ही इस दिशा में आगे आना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि जो गंभीर व्यंग्य रचना कर रहे हैं, वो बहुत कम धीरे-धीरे होते जा रहे हैं। है? दोस्तों, नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर ये जो चर्चा हमारी है, ये आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। हम साहित्यकारों, कलाकारों, व्यंग्यकारों से बात करते हैं, और आपको बहुत सीधी सी बात कर दें कि हर कथाकार, व्यंग्यकार, कवि करुणा की प्रधानता के साथ अपनी रचनाओं को पूरे विस्तार के साथ आपके सामने रखता है। और करुणा का तत्व अगर आपकी कविता, साहित्य, कला, संस्कृति, व्यंग इससे नदारद होगा तो वह बहुत ही सतही होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लिखें, पर आप किसी चीज़ को देखें, पढ़ें, सुने तो उसमें करुणा के भाव की भी तलाश करें, क्योंकि दुनिया में आज करुणा को लेकर बड़ी बात होने लगी है। लोग अमानवीय तरीके से आगे आ रहे हैं, और हमारे भी असहिष्णुता की जो स्थितियां हैं उसमें उस प्रेम को तलाशें, करुणा को तलाशें। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज आपने चर्चा की। बहुत-बहुत बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत-बहुत आभार। शुक्रिया।